आजकल के पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन को लेकर पजेसिव हैं। प्रैक्टिकल एजुकेशन पर बात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम उनको घर में रह के दुनिया की बातें सिखाएं। हमारा करियर का जो सिलेक्शन होता था उसमें हमारे पेरेंट्स का मेन रोल रहता था। पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर बन जाओ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, स्पेशली हमारा यूथ। थ्योरेटिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। कई मूवीज भी बनी है। देखिए, हर सिस्टम में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखो, आज के 60-65 करोड़ युवा हैं जो 18 से 30 साल की एज के हैं। तो इतने सारे लोगों के लिए रोजगार अगर नहीं होगा और या वो रोजगार के काबिल नहीं होंगे तो क्या स्थिति होगी, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। इसलिए नमस्कार, यूनिक समय पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम हर बार कोशिश करते हैं आपके लिए कुछ बेहतर लाने की, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग देखते बहुत हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जितना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हम और ज़्यादा बेहतर गेस्ट आपके लिए लेकर आ पाएंगे। और आज हम बहुत सारी चीज़ों को बारीकी से जानेंगे। चलिए मिलते हैं डॉक्टर अनूप गुप्ता जी से। सर, अब मैं मेन इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे आना चाहूँगी। बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, स्पेशली हमारा यूथ, कि थ्योरेटिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है, रोट लर्निंग पे ज़्यादा फोकस होता है, सीखने पे कम होता है। और कई मूवीज भी बनी है जो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क लगा देती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इन सारी कमियों के बाद भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या अच्छा है? देखिए, हर सिस्टम में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। और अगर आप भारतीय इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखो आज के, तो कुछ कमियां तो हैं। जो आपने कहा, रोट लर्निंग पर फोकस है, वो है। और उसकी वजह से जो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है वो कम डेवलप हो पाती है। और अगर आप वो जो पुराना हम लोग कहते हैं 1832 में मैकाले ने कहा था कि इनका एजुकेशन सिस्टम और इनकी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको अगर तोड़ दो तो देश को बड़ी आसानी से पराजित किया जा सकता है। और क्लर्क्स बनाने के लिए हमारी जो एजुकेशन सिस्टम थी तो उसमें स्किल का रोल नहीं था, है ना। आप बीए करते हो, बीएससी करते हो। तो मैं एक, बल्कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहीं सुना रहे थे, मुझे याद नहीं, काफ़ी साल पहले मैंने शायद कहीं टीवी पर ही सुना था। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि कोई एक संघ के कोई बड़े अधिकारी थे, उनके पास कोई एक छोटे व्यक्ति आए और उन्होंने कहा, साहब बेटे को नौकरी दिलवा दो, नौकरी लगवा दो। तो उन्होंने कहा, बेटे ने क्या किया है, क्या कर सकता है बेटा? उन्होंने कहा, बीए पास है। तो उन्होंने कहा, बीए पास तो है, कर क्या सकता है? बोलता, बीए पास है, डिग्री है उसके बाद बीए की। अरे भाई, बीए पास है, कुछ कर सकता है? सब बीए पास है? अरे भाई, कोई एसी ठीक कर सकता है, कोई बिजली का काम सही कर सकता है, कुछ करना आता है उसको, या खाली बीए पास है? कोई स्किल है, टाइप कर सकता है, कुछ कर सकता है, कंप्यूटर चला सकता है? नहीं साहब, बीए पास है। तो बीए पास से क्या होगा? अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपके पास कोई नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो फिर आपको कैसे नौकरी मिलेगी? तो एक तो ये सिस्टम अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब नए नए विश्वविद्यालय आ रहे हैं, नए नए इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन पर काफ़ी फोकस है। लेकिन फिर भी अभी हमारे यहाँ जो टीचिंग है वो अभी भी जिसको बोलते हैं हम पैसिव लर्निंग वाला अभी भी सिस्टम चल रहा है। पैसिव लर्निंग का मतलब देखिए ऐसा है कि आपके पास, बच्चे के पास खाली ग्लास है और आपके पास पानी से भरी हुई जग है। आपने क्या किया? जग से पानी उड़ेला, उसके कप में भर दिया। उस बच्चे ने क्या किया? उस ग्लास से एग्जाम में उड़ेल दिया, खाली का खाली। तो उसके पास बासी नॉलेज हुआ, है ना, उसने कुछ उसको सीखा नहीं। तो इसको बोलते हैं ट्रांसमिटल मोड ऑफ लर्निंग। ट्रांसमिट कर दिया आपने बस नॉलेज। तो जैसे जैसे देखिए, अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमारे जो शास्त्र है, पुराने ग्रंथ, उनको बोलते हैं श्रुति से आए। तो अब श्रुति से केवल रट के आ गए या उसको उन्होंने जीना भी सीखा? अभी मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, कितने सारे भागवत कथाएं होती हैं, है ना, जिसमें याद होता है, हमारे भागवताचार्य को सब कुछ याद होता है। तो सारी दुनिया बदल जानी चाहिए थी। कितने साधु महात्मा हमारे तो मथुरा वृंदावन में है, सब कुछ बदल जाना चाहिए था, सब सन्मार्ग पे लग जाने चाहिए थे। क्यों नहीं लगते हैं? क्योंकि उन्होंने उसको जिया नहीं है।
सिर्फ ले लिया है, ग्रहण उसको नहीं उसको किया है। हाँ, तो वो जब आप नहीं करते हो तो उसका असर नहीं होता है। आपने खुद अगर उसको जिया है तो उसका असर होगा। तो आपने खाली ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। एक्टिव लर्निंग का क्या मतलब है कि आप क्लास में है बच्चा, बच्चे को आप कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टिंग, यानी आप बच्चे को सवाल पूछ पूछ के उसी के ब्रेन को आगे बढ़ा रहे हो। देखिए, एक दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट सुनिए। एक तो स्वामी विवेकानंद ने बड़े अच्छी बात कही, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। तो एक्टिव लर्निंग का मतलब है हम बच्चे को सोचने के लिए कुछ दे रहे हैं। देखिए, एक और बात समझिए, और ये पेरेंट्स भी समझें और बच्चे भी समझें, हमारे मस्तिष्क का विकास कैसे होता है। तो मस्तिष्क के अंदर एक होते हैं न्यूरॉन्स, है ना। तो एक न्यूरोजेनेसिस, 3 टर्म्स को समझिए आप। एक होता है न्यूरोजेनेसिस, एक होता है साइनेप्टोजेनेसिस, और एक होता है माइलिनेशन। न्यूरोजेनेसिस का मतलब है, आप देखिए जब किसी गर्म चीज पर हाथ लगाते हैं, एक सेकंड में हटा लेते हैं, तो कैसे होता है ये सारा सिस्टम। आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो ब्रेन को बताते हैं कि कुछ गर्म है, और इतनी देर में ब्रेन वापस जवाब देता है न्यूरॉन्स को, कहता है हटा लो हाथ। कितना फास्ट है ये सिस्टम। तो ये क्या होता है, जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, दिमाग पर जोर लगाते हैं, तो क्या होता है, नए न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं। और न्यूरॉन्स के 2-3 हिस्से होते हैं ना, एक्सियम होता है, एक साइनेप्स होता है, एक डेंड्राइट होता है। तो ये जब आगे बढ़ते हैं, मैं साइंस का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था, या शायद मेरी पत्नी ने मुझे कभी समझाया होगा, याद आ गया मुझे। बल्कि हम, मेरे एक मित्र हैं प्रोफेसर शशि के गुलाटी, उन्होंने किताब लिखी है गिव मी 5, 0 से 6 साल के बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में, उसमें शायद मैंने पढ़ा था। तो न्यूरॉन जब डेवलप होता है और वो दूसरे न्यूरॉन से मिलता है, तो उसको बोलते हैं साइनेप्टोजेनेसिस, साइनेप्स फॉर्मेशन होती है। और फिर उसके बाद एक, जैसे बिजली के तार पे कवरिंग चढ़ी रहती है, ऐसे उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, माइलिनेशन। तो जितने न्यूरॉन्स बढ़ते हैं तेजी से, इसका मतलब है आपके ब्रेन की शार्पनिंग हो रही है। आप जब कठिन सवाल हल करते हो और उसके हल के बारे में सोचते हो, तो इसका मतलब आप दिमाग पर जोर लगा रहे हो, और वो न्यूरॉन डेवलप हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनका जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और ये करोड़ों में बढ़ती है संख्या। तो अगर आप दिमाग पर जोर नहीं लगाओगे तो ठप हो जाएगा दिमाग। तो रटने में क्या होता है, आप ज्यादा जोर नहीं लगाते, केवल मेमोरी पे फोकस करते हो। तो स्मृति पर ज्यादा बल देना वो घातक है, दैट इज फेटल। बहुत ज्यादा याद नहीं कराना चाहिए। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। मेरा एक विद्यार्थी है जो काफी बड़ा इंजीनियर है, तो उसने मुझे अपने बच्चे का एक वीडियो भेजा, जिसमें वो, उसको सारे देशों की राजधानियां याद थी, सारे देशों की करेंसी याद थी, और धीरे धीरे उसके टीवी पर इंटरव्यूज आने लगे। तो जब बहुत सारे इंटरव्यूज उसने मुझे भेज दिए, तो एक दिन मुझे लगा कि मुझे इसको समझाना चाहिए। तो मैंने उसको फोन करके कहा कि ये सब बंद करो, तुम बच्चे के दिमाग में ऐसी फालतू चीजों से भर दे रहे हो। एक स्टोरेज है ना आपका, एक हार्ड डिस्क है ब्रेन में, अगर वो हार्ड डिस्क इन रद्दी चीजों से भर दोगे तो उसमें नई एनालिसिस करने की ताकत नहीं रहेगी। तो उसको ज्यादा मत भरो, है ना। ये तो अब आजकल मोबाइल पे 1 मिनट में पता लग जाता है किस देश की राजधानी क्या है, कौन सी करेंसी है। बड़ा होते तो सीख जाएगा। हाँ, थोड़ा सा देखिए, फिर थोड़ा सा जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो जरूरी होता है एनालिसिस करने के लिए। आपके पास एक बेस होना चाहिए, उसी के बेसिस पर आपका एनालिसिस होगा। लेकिन वो कितनी जरूरी है, कितनी चीजें जरूरी है, इस पर बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च हुआ है। तो मैंने कहा इसको बंद करो, नहीं तो फिर ये तो रटता, केवल मेमोरी इसकी अच्छी रह जाएगी, एनालिसिस, एनालिटिकल एबिलिटी तो खत्म हो जाएगी। और उसने इसको समझा और बंद किया। उसके बाद से फिर वो बच्चा अब अच्छा कर रहा है। तो हमें ज्यादा याद नहीं कराना है। अब जैसे किसी को पूरी की पूरी भगवत गीता याद है, लेकिन उसको एनालाइज नहीं कर पाता है, उसका कोई सेंस नहीं है। इससे अच्छा ये है कि वो 2 श्लोक याद करे और उनको ही ठीक से समझ ले और अपने जीवन में उतार ले, तो पूरा जीवन बदल सकता है। छोटी छोटी चीजों से बदल जाता है। तो जो रोट लर्निंग है उस पर ज्यादा फोकस जो है वो अच्छा नहीं है, वो हमें अपनी शिक्षा पद्धति से कम करना पड़ेगा। और ऐसी देश में हमारे पूर्व में भी बहुत सारी शिक्षा पद्धति ऐसी थी कि जिसमें क्रिटिकल लर्निंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाए जाते थे। जैसे अब MBA में हम केस स्टडी करते हैं, आपने थ्योरी पढ़ा और फिर उस थ्योरी को आपने अप्लाई किया, तो कुछ बेसिक थ्योरीज पढ़ना आवश्यक है। तो थ्योरी का और प्रैक्टिकल का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन,
एकेडमिक्स का और इंडस्ट्री का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन, ये दोनों चीजें जरूरी हैं, एक बैलेंस जरूरी है। ना तो खाली सिद्धांत जरूरी है, ना खाली प्रैक्टिकल से काम चलेगा, है ना। तो सिद्धांत भी सीखना है, प्रैक्टिकल भी सीखना है। इनका अगर अच्छा कॉम्बिनेशन है और आप सोच पर जोर देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो हमारी शिक्षा पद्धति में अभी थोड़ा, तो जो नए इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं वो ये सब कर रहे हैं। आईएम्स में, आईआईटीज में ये सब सिखाया जाता है। तो अब ये जो नए विश्वविद्यालय आ रहे हैं, इनमें भी, इन पर जो अच्छे विश्वविद्यालय हैं, उनमें इन चीज़ों पर फोकस अब चालू है। मतलब भविष्य में चेंज आएगा। यस, आ रहा है, वो धीरे धीरे आता है। हर चीज़ में टाइम लगता है, धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। अब जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, तो उसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह के साथ भी वोकेशनल सब्जेक्ट भी ऐड कर दिए गए हैं। स्किल के बिना, अब देखिए भारत में, मुझे एग्जैक्ट तो कैलकुलेशन नहीं पता, लेकिन अगर 60-65 करोड़ युवा हैं जो 18 से 30 साल की एज के हैं, तो इतने सारे लोगों के लिए रोजगार अगर नहीं होगा, और या ये वो रोजगार के काबिल नहीं होंगे, तो क्या स्थिति होगी, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। इसलिए मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, क्रिएटिविटी और स्किल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इनको डेवलप करने की ज़रूरत है। और भारत सरकार ऐसा कर भी रही है, काफ़ी अच्छा कर रही है। जैसा मुझे पता है, एक विश्वविद्यालय, जीएलए विश्वविद्यालय का कुलपति होने के नाते सरकार बड़ी मदद करती है इनोवेशंस के लिए, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत सारा धन उपलब्ध कराती है कि हम, और सबसे बड़ी बात जो अभी एक चेंज आ रहा है, वो फेल होने के लिए पैसा दे रहे हैं। जब वो प्रोटोटाइप बनाने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए जब वो पैसा देते हैं, तो ये मानते हैं कि 80% बच्चे बनाने में फेल होंगे। तो अभी तक हमारे यहाँ क्या था, फेल होने को बड़ा एक टैबू समझा जाता था, एक बड़ी बुराई समझी जाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे करके फेल होने को बुरा नहीं समझते हैं, और बच्चों को हम एनकरेज करते हैं कि आप करो और फेल हो, और फेलियर से सीखो। तो ये थोड़ा अभी जो छोटे शहर हैं, वहाँ के जो पेरेंट्स हैं, उनको ये बात सीखनी चाहिए कि अगर बच्चा फेल हो रहा है और मेहनत करके फेल हो रहा है, तो उसको हमें मोटिवेट करना चाहिए कि कोई बात नहीं, इससे सीखो। हाँ, अगर कोई आलस में फेल हो रहा है, ना पढ़ के फेल हो रहा है, तो अलग बात है। तो कहीं ना कहीं तो देखिए, फिर पेरेंट्स की नेग्लिजेंस ही है, उन्होंने बच्चे को ध्यान नहीं दिया। अब मेटेरियलिस्टिक दुनिया में क्या है, हर माँ बाप बस पैसा 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 कमाने की दौड़ में ये जो मुख्य बातें हैं, इनको भूल जाते हैं। और हमने भी अनुभव किया, एक समय था कि मैं विश्वविद्यालय के काम में व्यस्त था, और मेरी पत्नी आँखों की डॉक्टर हैं, मथुरा में ही हैं, और हमारी बेटी स्कूल जाती थी और हम पे समय नहीं था, तो हमने उसको डे बोर्डिंग में भर्ती करा दिया। लेकिन बहुत ही जल्दी देखा कि वो 8 बजे रात को बस उसको छोड़ने आती है डे बोर्डिंग से। हमने देखा वो मुरझाने लगी, वो घबराने लगी, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में एक बड़ा सुंदर शब्द है लैंग्विश, प्यार की कमी के कारण मुरझाना। और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम में से एक को अपनी नौकरी छोड़ के बच्चे पर ध्यान देना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि मेरी पत्नी ने अपनी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होते हुए भी उस समय छोड़ी नौकरी, और सारा ध्यान बच्ची पर दिया, और धीरे धीरे करके वो वापस से खिली, प्यार पाके माँ का, और माँ का सानिध्य पाकर। और फिर जब वो थोड़ी बड़ी हो गई और समझदार होने लगी, और जो वैल्यू सिस्टम हम उसको देना चाहते थे वो हमने दे दिया, तब फिर दोबारा से तो पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमारे अच्छे रिश्ते और हमारे बच्चे की अच्छी परवरिश हो, और हम उस पर ध्यान दे सकें। और अगर आपने बच्चे को बढ़ता नहीं देखा, उसको ध्यान से नहीं देखा, उसके साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिताया, तो फिर आपने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था, तो मैं घर में आते ही पढ़ता रहता था, हर वक्त आया और किताब लेके बैठ गया। कभी हिंदी साहित्य पढ़ रहा हूँ, कभी अंग्रेजी साहित्य पढ़ रहा हूँ, कभी भारतीय शिक्षा पर कोई किताब है वो पढ़ रहा हूँ, या विश्व शिक्षा पर कोई किताब पढ़ रहा हूँ। और बच्ची मेरे पास आती थी रोज और कहती थी पापा पापा खेलो मेरे साथ। मैं कहता था पढ़ने दो अभी थोड़ा। तो एक दिन अचानक मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो मेरे पास आई और उसने कहा कि पापा किताब रख के खेलो। तो सडन मुझे रियलाइजेशन हो कि अगर मैंने इसको बढ़ते हुए नहीं देखा, इसको साथ टाइम नहीं बिताया, और मैं जीता जागता ग्रंथ नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, मैंने किताब तब से बंद करके रखी और बहुत लंबे समय तक मैंने अपनी रीडिंग को कम किया।
और उसके साथ उसकी कहानियों की किताबें और ऐसे पढ़ना या उसके साथ खेलना शुरू किया, तो वो जो उसके साथ बिताया हुआ समय था, मुझे लगता है कि वो उन किताबों को पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हर चीज़ की एक एक समय अपनी में एक अपनी इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस होती है। तो मुझे लगता था कि मैं जीता जागता महाकाव्य पढ़ रहा हूँ, अपनी बेटी को बढ़ते हुए देख रहा हूँ, उसकी शरारतें देख रहा हूँ, और फिर मैं उसकी शरारतों को देखते-देखते मुझे पता ही नहीं था कि मैं किताबें पढ़ना तो छोड़िए, मैं तो कविताएँ भी लिखने लग गया। एक दिन मेरी बेटी शरारत कर रही थी, मैंने एक छोटी-सी कविता लिख दी उसको देखते-देखते। आप कहें तो मैं सुना दूँ आपको? सुनाइए सर। वो छोटी-सी थी, माँ से नाराज़ हो गई, घर में उसने डस्टबिन-वस्टबिन फेंक दिया, तो उसको देखता जा रहा था मैं और उसकी हरकतें देखता जा रहा था। मेरे घर में मेरी मेरी साली भी रहती थी और मेरा भांजा भी रहता था, जो उसके जो मौसी और भैया थे, तो वो सब मना रहे थे उसको, तो मेरे मुँह से अचानक निकला, बिट्टन को जब गुस्सा आया, उसके मन को कुछ ना भाया, कुर्सी फेंकी, मूड़ा फेंका, सारे घर में कूड़ा फेंका, मम्मी डपटी, पापा डपटे, झल्ला कर भैया पर झपटी, मौसी भी तब आई मनाने, बिट्टन लेकिन एक न माने, टिंकू मिंकू मामा आए, नानी आई, नाना आए, टिंकू मिंकू मामा आए, लाए खिलौने सुंदर सुंदर, एक था डॉगी एक था बंदर, बंदर में जब चाबी भर दी, देने लगा बिट्टन को घुड़की, डर कर बोली, बिट्टन पापा नहीं खोऊंगी अब मैं आपा। तो कविता लिख गई। तो ये जो चीजें है ना, ये लाइफ की बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनका इनको अगर मिस आपने नहीं आनंद करना लिया चाहिए। तो बड़ा अच्छा है। अभी सर जैसा पैसे के पीछे भागने वाली एक आपने बात कही थी, तो आजकल हम देखें जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा है वैसे वैसे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट भी हालांकि बढ़ गई है, बहुत नए नए प्लेटफॉर्म्स लोगों को मिले हैं। अब जैसे ब्लॉगिंग हो गई, यूट्यूबर हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे लोगों को काम मिला है। लेकिन कई लोग इसी नेम और फेम के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ छोड़ के लग जाते हैं। यहाँ तक कि कई बच्चे ऐसे हैं जो उनके पेरेंट्स भी उनको बढ़ा रहे हैं आगे कि वो पढ़ा, जैसे वृंदावन में भी एक दो उदाहरण है ऐसे जो पढ़ाई वगैरह छोड़ के इसमें लगे हुए हैं। तो क्या ये सही है? देखिए, दोनों बातें हैं। एक तो ये है कि ऐसा तो नहीं होता है कि जिसने ये किया सारे के सारे सक्सेसफुल हो गए। अब बम्बई नगरी है, फिल्म नगरी है, बॉलीवुड में कितने लोग जाते हैं, क्या सभी हीरो बन जाते हैं, क्या सभी गायक बन जाते हैं? स्ट्रगल करते हैं। हमें तो केवल सफलता की कहानियां दिखती हैं, असफल लोगों की कहानी तो दिखती कोई नहीं नहीं है। बताता वो तो हमें समझना चाहिए। तो ये अगर आप समझोगे नहीं और अपने पैशन को नहीं देखोगे, और उसमें ये भी देखना पड़ता है कि किस में कितना फ्यूचर है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मेरी अपनी योग्यता क्या है, उसको जज करना, खुद को जज करना, और फिर उसमें फ्यूचर देखना। तब आप अगर चुनते हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरा कहना ये है कि इन चीज़ों को पहले थोड़ा थोड़ा पार्ट टाइम करिए। एजुकेशन बड़ा ज़रूरी है। अगर आप देखें जितने भी लोग यूट्यूबर हैं या दूसरे क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं, उन्होंने पहले पढ़ाई भी की है ना? बीटेक करने के बाद बहुत सारे लोग स्टैंड अप कॉमेडियन बने हैं। से करियर के, और इसमें जाया जा सकता है, लेकिन आपको अपनी योग्यता को पहचानना होता है, ठीक तरीके से ऑब्जेक्टिवली मार्केट को देखना पड़ता है, कितना कंपटीशन है इसमें, और मेरी क्या क्रिएटिविटी है। तो आप छोटा सा, अभी तो सब फ्री होता है, आप अपना एक यूट्यूब चैनल बना करके, आप अपना ब्लॉग बना करके और उसको पोस्ट करके देख सकते हैं कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने लोग पसंद कर रहे हैं उसको। आपको लगता है कि लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया, तो आप उसमें आगे बढ़ते चले जाइए और फिर धीरे धीरे करके आप फ्यूचर बना लीजिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि एजुकेशन जो है वो आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी देती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल देती है। और आप जब अगर सही मायने में पढ़े लिखे हैं, है ना, रट्टा वाला नहीं पढ़े लिखे हैं, आपको समस्याओं को सॉल्व करना आता है, तो जीवन की समस्याओं में भी वही जो लॉजिकल एबिलिटी है वो लगती है ना। हर चीज़ का कोई कारण होता है, उसका कोई इफेक्ट होता है। तो जैसे आप मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कई बार मुझसे इस बात पे बहस होती है, मेरे जो अमेरिकन विद्यार्थी या मित्र हैं, वो कहते हैं कि हम जो भी पढ़ाते हैं वो कहीं काम तो आता नहीं है। बीटेक में जो पढ़ाया जाता है, मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है या केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, सवाल ये कि जब आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो आप दिमाग पर जोर लगा के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। आपके तो वो न्यूरोजेनेसिस हो रहा है, साइनेप्टोजेनेसिस हो रहा है, शार्पनिंग हो रही है, और आपको समझ में आ रहा है कि लॉजिक कैसे लगेगा, कैसे सॉल्व होगी प्रॉब्लम। तो जिंदगी की भी जो समस्याएं हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपके पास
एक क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है और प्लस आपके पास एक इमोशनल इंटेलिजेंस है और आईक्यू अच्छा है, तो डेफिनेटली आप जीवन की भी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। मतलब बेसिकली पढ़ाई को भी साथ में रखना पढ़ाई है, को उसको नहीं पढ़ाई छोड़ना को है। भी साथ रखना है ना, नेम फेम के लिए पढ़ाई को ना छोड़े, पढ़ाई को साथ लेकर चलें। और वही बात है, नेम फेम का मतलब है कि आप पैसे के लिए कर रहे हो, पैसा बाई प्रोडक्ट है, नेम फेम भी बाई प्रोडक्ट है। आप काबिल हो तो नेम फेम ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। हाँ। जो आपने 3 इडियट का डायलॉग बोला था। सर एक टर्म है ब्रेन ड्रेन, उसके बारे में कुछ बताएंगे? पुराना टर्म है। आपके देश में जो स्किल्ड लोग हैं, आपके जो साइंटिस्ट हैं, आपके जो अच्छे टीचर्स हैं या श्रेष्ठ विद्यार्थी हैं, वो अगर ये देखते हैं कि अपने देश में उस तरीके का पैसा नहीं है, उस तरीके की सुविधाएं नहीं हैं, उस तरीके का माहौल नहीं है, तो वो सब लोग विदेश चले जाते हैं। और इसका मतलब हो गया कि आपके देश का जो बुद्धिमान वर्ग था वो सारा का सारा विदेश चला गया और उससे देश में ढेर सारी समस्याएं आ जाती हैं। देश के लोग, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। वो जो बेस्ट ब्रेन था वो वहाँ की इकोनॉमी में काम करता है, वो उसको बढ़ाता है, अपने देश में कमी हो जाती है। तो इसी को ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। तो अब ब्रेन ड्रेन का एक अपोजिट भी है, ब्रेन गेन। आप वापस लाओ उनको, तो अब धीरे धीरे भारत की स्थिति बदल रही है। अब ऐसा नहीं है कि भारत में भी उतना पैसा नहीं है जितना विदेशों में होता है। भारत भी उतना पैसा देता है, यहाँ पे भी रिसर्च की फैसिलिटीज़ पहले के मुकाबले बढ़ रही हैं, लेकिन विकसित देश हमसे थोड़ा आगे हैं और वो उनको उतनी सुविधाएं देते हैं, पैसा देते हैं। वहाँ उस मुकाबले में अभी करप्शन कम है, लेकिन हर एक का साइकिल होता है। तो भारत का भी अपना एक टारगेट है 2047 विकसित हो जाने का, तो हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। अब अगर आप देखें तो भारत के जो हाईवेज़ हैं या भारत की जो इंटरनेट फैसिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप विकसित देशों से कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, देश की आबादी ज़्यादा है तो वो एक तरीके से उसका नुकसान भी है, लेकिन फ़ायदा भी है। अगर उस आप पूरी मैन पावर को, ह्यूमन रिसोर्स को अगर ठीक से यूज़ कर लें तो निश्चित ही ये देश बहुत आगे जाने वाला है और बड़ा पोटेंशियल है इसमें। सर वैसे हम कई बार बहुत गर्व से बोल देते हैं कि हमारे देश के ज़्यादातर जो युवा हैं, मतलब विश्व भर में फैले हुए हैं, दूसरे देशों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन ये एक तरीके से हमारे लिए प्राउड मोमेंट कहाँ हुआ है कि हमारे देश के बच्चे जो जिन्हें हमारे लिए काम करना है वो आज दूसरे देशों में काम करें। तो हमारे लिए एक तरीके से बेनिफिशियल से ज़्यादा इसमें बेनिफिट से ज़्यादा इसमें लॉस है। हाँ, देखिए ब्रेन ड्रेन का लॉस तो है ही, हम उठा ही रहे हैं, लेकिन अब और हम प्राउड फील इसलिए करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हों या पेप्सिको के सीईओ हों या गूगल के हों, तो बड़े सारे सीईओज जो है वो इंडियन ओरिजिन के हैं, भारत से पढ़कर गए हैं। तो फीलिंग ऑफ प्राइड तो है ही, और कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में भी देश के प्रति एक फीलिंग तो रहती है। तो किसी न किसी तरीके से तो फ़ायदा होता है। काफ़ी सारे लोग वहाँ से देश में पैसा भी भेजते हैं, तो उससे ऐसा नहीं है कि सारा नुकसान होता है। बहुत सारे लोग वापस भी आ जाते हैं वहाँ से शिक्षा लेके और वहाँ का ज्ञान लेके, वहाँ की अच्छी बातें लेके अगर वापस आ जाते हैं तो उससे फ़ायदा भी होता है। तो ब्रेन ड्रेन के लॉसेस भी हैं, थोड़े से फ़ायदे भी हैं। और अगर हमारे देश में वापस वही ब्रेन गेन होने लग जाए तो बड़ा फ़ायदा होगा, धीरे धीरे होगा। आशावादी रहिए, देश अच्छे रास्ते पर जा रहा है। भविष्य में विकसित होगा, 100% होगा, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। सर एक प्रॉब्लम बहुत है एजुकेटेड लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट की, जिसे हम ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड कहते हैं, क्यों है ये? अभी मैंने वो बात बताई थी ना आपको, बीए क्या सकता है, बीए किया है ना, स्किल को जोड़ना पड़ेगा। अगर आपने एजुकेशन के साथ स्किल को नहीं जोड़ा तो फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रहेगी। और शिक्षा में थोड़ा सुधार, अभी देखिए जितने भी सर्वे होते हैं वो सारे सर्वे क्या कहते हैं कि 17% ग्रेजुएट्स आर ओनली एम्प्लॉयबल, बाकी एम्प्लॉयबल ही नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एट्रीब्यूट्स चाहिए, जो गुण चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है, लीडरशिप स्किल्स हैं, एज अ टीम मेंबर आपकी स्किल्स हैं, ये जो सारी लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स हैं। आज आप कंप्यूटर पढ़ते हो, कल पुराना हो जाता है, तो अगर आपके अंदर लाइफ लॉन्ग लर्निंग की स्किल नहीं है
तो आप अनएम्प्लॉय हो जाओगे जल्दी से। तो इन स्किल्स को आपको अपने पाठ्यक्रमों में लाना पड़ेगा। तो अगर आप इसको ले आते हैं तो ही आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो पढ़ा लिखा अनएम्प्लॉयड पर्सन है, ग्रेजुएट है, वो नौकरी पा सकेगा। तो स्किल का लाना बड़ा ज़रूरी है। सर, हमारे यहाँ के अनएम्प्लॉयड लोग डंकी रूट के थ्रू विदेशों में जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो क्यों जाते हैं? अब देखिए, एक तो वैसे ये गलत है ही है, इलीगल कोई भी आप काम करेंगे तो आपको उसके परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे। अभी हमने पिछले दिनों पढ़ा कि 2 बार अमेरिका से विमान भर के और वापस भारत अमृतसर में उतरा या कहाँ उतरा, लाया गया है ना। ये बड़ा रिस्की भी है। आप जब भी इलीगल काम कोई करते हो, चोरी करते हो, तो आप पकड़े जाते हो तो सज़ा मिलती है। तो आपको ऐसे काम करने नहीं चाहिए। लेकिन कई बार कुछ सोशल प्रेशर्स होते हैं, कई बार कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि आदमी को लगता है देश में नहीं विदेश में चला जाऊँगा तो शायद ज़्यादा पैसा कमा पाऊँगा। ऐसा वो इस तरीके से करते हैं। कई बार लोग भी झांसा दे देते हैं। बहुत सारे इस तरीके के आजकल एजेंट्स घूमते हैं कि हम आपको दुबई में आप इतना पैसा कमाओगे या कनाडा में हम आपको ले जाएंगे, वहाँ ऐसा कर लोगे। उसके बड़े नुकसान हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाती है, फीमेल्स के साथ अलग तरीके का कुछ नुकसान होते हैं। मेल्स को भी कभी कभी कुछ कंट्रीज़ में इस तरीके के दबाव में गुलामी टाइप के काम करवाते हैं और वो बुरे चक्र में फंस जाते हैं। तो इससे बचना चाहिए। दिस इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग। तो ये अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी चाहिए कि बल्कि सरकार को कुछ प्रयास करना चाहिए कि इस तरीके से अवैध तरीके से लोग देश छोड़कर दूसरे देशों में कोशिश ना करें। आप अगर देखो तो अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पर हज़ारों लोग की डेथ होती है इस तरीके से। कोई रेगिस्तान पार करके जा रहा है, कोई समुद्र पार करके जा रहा है। तो दिस इज मतलब इतना समथिंग वेरी कठिन रॉन्ग। रास्ता है, फिर भी लोग ये सोचते हैं अपने देश की जगह हम वहां जाकर ज्यादा बेटर कर लेंगे हाँ, शायद। थोड़ा वही समस्या है कि अभी विकसित देशों में क्या है ना, मैन पावर की बड़ी कमी है ना। आप अगर अमेरिका में देखते हैं तो मैन पावर बड़ी महंगी है। आप वहाँ पे कोई साबुत फल खरीदते हैं तो उसका रेट कम है, कटा खरीदते हैं तो उसका और बढ़ जाता है, और पैक्ड खरीदते हैं तो और। बहुत ज्यादा। जितना ह्यूमन हैंड लगता चला जाता है उतना रेट बढ़ता चला जाता है। तो उनको लगता है कि शायद विदेशों में हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। हमारे देश में अभी इस तरीके की थोड़ी कमी है। लेकिन ये तरीका गलत है, इसमें नहीं जाना चाहिए लोगों को, और भारत में मेहनत करके करना चाहिए काम। ऐसा नहीं है कि देश में काम की कमी है। अगर आपके पास स्किल है तो देश में काम है। सर, एक चीज और आजकल देखने में आती है कि हम बाहर जाके पढ़ने का बहुत क्रेज है। मतलब हम बाहर जाएंगे, हॉस्टल में रहेंगे, हमें अपनी लिबर्टी चाहिए, और उस लिबर्टी के नाम पे फिर बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। तो कितना सही है बाहर जाकर पढ़ना और मतलब लिबर्टी के नाम पे कुछ भी? हाँ देखिए, अभी एक मैं किताब पढ़ रहा था, अभी पढ़ना शुरू की है बल्कि मैंने, हु इज़ रेजिंग योर चिल्ड्रन, राजीव मल्होत्रा की किताब है। उसमें उन्होंने ये बहुत सारे सवाल उठाए हैं कि आपके बच्चों को कौन बड़ा कर रहा है, कैसी एजुकेशन मिल रही है, किस तरीके की एजुकेशन मिल रही है। तो ये बड़ा बड़ा डिस्कशन का, डिबेट का विषय है, और बहुत सारी कमियां हो रही हैं इसमें। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो सोशल मीडिया उसका एक बड़ा कारण है, और समाज में जिस तरीके की आजकल वैल्यू सिस्टम चल रहा है वो भी उसका बहुत बड़ा कारण है। मैं तो खुद ही देखता हूँ, हमारे यहाँ भी विश्वविद्यालय है, बच्चे किस तरीके की काम करते हैं। तो धीरे धीरे करके अब हमारे शिक्षा में जो इंडियन वैल्यू सिस्टम है उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। और ये जो पाश्चात्य देशों की जो छाप है ना, ये इससे हमें बचना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो मूल्य हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और बढ़िया बात क्या है, या ख़राब बात कह लीजिए या बढ़िया बात कह लीजिए, कि विदेशी तो हमारे मूल्यों को अब धीरे धीरे करके अडॉप्ट कर रहे हैं, अपना रहे हैं। योगा विदेशों में ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, भारत से भी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। और जो पारिवारिक वैल्यू है वो बहुत सारे लोग अब उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, और हम उनकी जो ख़राब चीज़ें हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस चाहिए। हमारे पास अब टॉलरेंस नहीं है हर एक को। और क्यों चाहिए? क्योंकि अब जीवन में हम ट्रांसपेरेंसी नहीं रखना चाहते, हम चोरी करते हैं, छिपाते हैं चीज़ों को, और उसके लिए हमें फ्रीडम चाहिए। लेकिन अगर सही फ्रीडम
चाहिए। आप ट्रांसपेरेंट है तो फ्रीडम आपको आज भी है। तो हम गलत कामों के लिए, मुझे नशा करने के लिए अगर अकेले रहना है तो ये तो गलत बात है। और या दूसरे गलत काम करने के लिए मुझको स्वतंत्रता चाहिए, तो ये कहीं न कहीं गलत है। और सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बच्चों पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए अभी आप ये और नोटिस करिए, आप देखते हैं एक घर में अगर 6 लोग हैं और 6 लोग बैठे हैं डाइनिंग टेबल पे, तो आमने-सामने बैठे होने के बाद भी कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सब सब अपने-अपने अपने मोबाइल में फोन लगे में हैं। रहते हैं। और कहीं न कहीं मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे लोग, इवन माता-पिता भी वो कहीं न कहीं किसी न किसी गलत काम में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। रिश्ते टूट रहे हैं उनके कारणों से। क्षणिक सुख के लिए बहुत सारी चीज़ों में, गलत आदतों में पड़ जाना, इसका ही प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। मैं कई बार पेरेंट्स से पूछता हूँ कि वो अपने छोटे बच्चे को सबसे अच्छा गिफ्ट क्या दे सकते हैं? तो बहुत सारे लोग कहते हैं समय दे दें और संस्कार दे दें, अच्छी शिक्षा दे दें। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन मैं उनको एक जवाब देता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ कि लव योर स्पाउस, अपने जीवन साथी को प्यार करिए। जब पति पत्नी को और पत्नी पति को प्यार करते हैं, तो बच्चे को प्यार का वातावरण देते हैं। उस प्यार के वातावरण में उस बच्चे की जो ब्लूमिंग है वो बड़ी अच्छी होती है। आप देखते होंगे जिन घरों में पति पत्नी में झगड़ा रहता है, उसमें बच्चे डर के दुबक के कमरे में चले जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। और आप देखते हैं जिसके घर में परिवार में प्यार होता है, पति पत्नी में प्यार होता है, वहाँ बच्चे उछलते कूदते शैतानी करते नजर आते हैं, उनका बढ़िया डेवलपमेंट होता है। तो जब आप घर में प्यार से रहते हैं, आपके अपने वैल्यू सिस्टम अच्छे हैं, आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, आप सिंसियर होते हैं, आपको पंक्चुअलिटी की कीमत, समय की कीमत पता है, तो वो धीरे-धीरे जो आदतें हैं वो बच्चों के अंदर आ जाती हैं और वो आदतें धीरे-धीरे उनके संस्कार बन जाते हैं। तो बच्चों को आप प्रेशराइज़ मत कीजिए। आप ज़्यादा देखिए, एक बोलते हैं कहावत है ना, निषेध में निमंत्रण है। निषेध में निमंत्रण का मतलब है आप जितना रोकोगे, मना करोगे वो उतना ही करेगा। कि इसको मत खोलना, इसको तो बिल्कुल मत देखना, तो उतना ज्यादा देखेगा। तो अच्छा है कि हम उनको समझा दें, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसकी शिक्षा देना शुरू करें, उनको ठीक तरीके से समझा दें। पहले ही बताएं कि ये हम रोक क्यों रहे हैं, क्या कमी है इसमें, क्या होगा इसको उसके बारे में डिस्कशन करें बच्चों से खुलकर, और अच्छे बुरे की उनको पहचान बताएं। तो धीरे धीरे, और वो आप भी करें, तो डेफिनेटली बच्चे गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। और आप उनको अगर बाहर भेज भी देंगे तो ऐसा नहीं कि सारे बच्चे बाहर जाके बिगड़ जाते हैं। जिन्होंने अपने माँ बाप को कठिन परिश्रम करते देखा है, मेहनत करते देखा है, वो अच्छा करते हैं सारे। देखिए आप मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते हैं, सभी अच्छी नौकरियां करते हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ पे हम बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं वहाँ पे बिगड़ने की गुंजाइश बहुत रहती है। और ध्यान क्यों नहीं देते हैं, हम सब व्यक्तिवादी हो गए, अपनी अपनी जिंदगी में बिजी रहते हैं। और ऐसी टीचर का भी काम है। मैं टीचर्स के लिए एक उर्दू में एक कपलेट बोलता हूँ, तूने एक बज़्म को रोशन तो किया है, लेकिन बन के शम्मा तेरी उम्र धुआं गुजरेगी। टीचर को सेक्रीफाइस की जरूरत होती है। टीचर ऐसा नहीं, उसने अगर उस बच्चे के जीवन को छुआ नहीं है ना, कुछ उसको इम्प्रेस नहीं किया, तो फिर वो अच्छा टीचर नहीं है। तो आप अगर बच्चे को देखें नहीं, जाने नहीं, है ना, तो आप उसके मेंटोर होते हैं, वो आपका मेंटी होता है, आप उसके गार्डियन हैं। आपको पता होना चाहिए उस बच्चे का क्या लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, उसकी सोशल सर्कमस्टेंसेस कैसी हैं, उसकी इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस कैसी हैं, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सो दैट यू अंडरस्टैंड योर स्टूडेंट्स बेटर एंड यू कैन डील हिम बेटर इन द क्लास। अब किसी बच्चे के घर में अगर कोई बीमार है तो डेफिनेटली बच्चा परेशान है। किसी के बच्चे के माँ बाप में या परिवार में किसी को कैंसर है, उसको चिंता है, तो उसका दिमाग पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो आप अगर उसको समझते हो तो आप उसको मदद कर पाओगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो वो टाइम में समझना जरूरी है। अगर आप उसको डांट दोगे तो वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा, तो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ये जो व्यक्तिगत संबंध है एक अध्यापक और टीचर का,
ये अब धीरे धीरे सोशल मीडिया के कारण ख़त्म होता जा रहा है। ना बच्चा चाहता है, ना टीचर चाहता है। टीचर अपनी दुनिया में व्यस्त है, बच्चा अपनी दुनिया में व्यस्त है। तो ये हमारे पर्सनल कनेक्शन खो रहे हैं और हम आभासी दुनिया में जी रहे हैं। हमारी आभासी दुनिया दूसरे तरीके की है और असली दुनिया दूसरे बहुत तरीके सारी की है। चीजें हम सिर्फ दिखाने के लिए दिखाने कर के रहे लिए हैं कर रहे कि हैं। हम ऐसा करते ये बड़ा हैं, हमें इतना खतरनाक, प्यार है। बड़ा खतरनाक है ना, दिखावा। और तो हम अंदर और बाहर अगर एक जैसे नहीं हैं तो जिंदगी बड़ी खराब है। एक सुंदर लाइन में कहीं पढ़ रहा था, प्लेटो से किसी ने पूछा स्वर्ग क्या है, और प्लेटो का जवाब देखिए। प्लेटो से किसी ने पूछा स्वर्ग क्या है, और प्लेटो ने कहा अंतस की निजता का बाहर के आचरण से संगीतपूर्ण तालमेल ही स्वर्ग है। यानी आपके जो अंदर है और आपका जो बाहरी आचरण है वो अगर एक जैसे हैं तो आप स्वर्ग में जीते हैं। आपकी डुअलिटी नहीं, डुअल पर्सनैलिटी नहीं है, आपकी स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं है। तो हम अंदर और बाहर अगर एक जैसे हो जाए तो यही स्वर्ग है, इससे बड़ा स्वर्ग नहीं है। तो हम अंदर कुछ हैं, बाहर कुछ दिखाते हैं, इसी का सारी दुनिया में झगड़ा चल रहा है। और इसी के चलते वो प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। बाहर जाते हैं, वो अपने घर में कुछ और थे, बाहर की दुनिया में अपने आप को कुछ और दिखाना चाहते हैं। मैंने कई कहा बार ना, इसलिए भी गलत आदतें अपनाते बच्चे हैं। बड़ों से ज्यादा समझदार हैं। वो अपने पेरेंट्स को देख रहे होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, उनको सब पता रहता है। आपको लगता है कि आप छिपा के कर रहे हैं, लेकिन बच्चे तो तेज होते हैं, उनको सब पता रहता है। तो फिर वो कहते हैं कि हमें भी ये ट्राई करने दो, माता पिता कर रहे हैं। आप मुझे ऐसा उदाहरण मुश्किल से दे पाएंगे जहां माता पिता बड़े आदर्श का जीवन जी रहे हैं और उनके बच्चे बिगड़ गए हों। कम होते हैं कभी कभी संगत का तो असर होता है। देखिए, और देखिए एक और चीज मैं बताऊं आपको कि हम सब ना अपनी अपनी दुनिया का एक, हमारी सबकी अपनी दुनिया का एक नक्शा है, मेंटल मैप बना लेते हैं। और उस मेंटल मैप में जो हमारे अपने अनुभव हैं उनके आधार पर हम दुनिया को देखते हैं। और वो तो हर व्यक्ति की दुनिया अलग अलग है और असली दुनिया अलग है। तो हमारी दुनिया को जब कोई क्वेश्चन करता है तो हमें लगता है कि हमारे अस्तित्व को क्वेश्चन कर रहा है, तो वहाँ पे हमें तकलीफ होती है ना। तो हमें असली दुनिया को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसके हिसाब से अपना व्यवहार करना चाहिए। सर, आपका बेसिक सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो एक सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि एज अ लैंग्वेज तो बहुत लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बट एज अ सब्जेक्ट या फिर इंग्लिश के लिटरेचर में वर्तमान के जो बच्चे हैं वो कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? देखिए, अंग्रेजी भाषा को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अभी बोलते हैं हम ना, ये ग्लोबल लैंग्वेज हो गई है, तो इसका जो महत्व है वो तो नहीं खत्म हो सकता। और जहाँ तक बात लिटरेचर की है, तो अंग्रेजी साहित्य से मतलब नहीं है, साहित्य का जो हम अध्ययन करते हैं उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और जहाँ तक स्कोप का सवाल है, तो अभी हाइपर टेक्स्ट आ गया है, ई लिटरेचर आ गया है, ब्लॉगिंग है, जो आप अगर यूट्यूब की बात करते हो, ब्लॉगिंग की बात करते हो, एआई में भी बहुत सारी चीज़ें, अगर आप एथिक्स को लिखने की बात करते हो, तो लिटरेचर बहुत सारी जगह अभी यूज़ होता है। तो हाँ, इतना ज़्यादा तो नहीं जितना अभी इंजीनियर्स की या एआई या जेनरेटिव एआई या मशीन लर्निंग की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, अंग्रेज़ी की ज़रूरत तो रहेगी। जब तक आप मशीन लर्निंग कर रहे हो तो ग्रामर को आप कैसे कंप्यूटर में सेव करते हो या एआई में कैसे यूज़ करते हो, तो भाषा की ज़रूरत रहेगी। और साहित्य का अध्ययन तो करते रहना चाहिए। आप उससे बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। बल्कि एक बड़ी अच्छी मैं कोटेशन पढ़ रहा था, मुंशी प्रेमचंद ने कहीं कहा है कि इतिहास में तारीखों और नामों के अलावा सब कुछ झूठ, और कहानी में नामों और तारीखों के अलावा सब कुछ सच होता है। तो इतिहास जो लिटरेचर है उसमें बहुत सारी चीज़ें सच होती हैं। लिटरेचर जब लिखता है तो आदमी अपनी कल्पना से करता है, और हम कहते हैं जैसे साहित्य समाज का दर्पण है, तो वो समाज की जितनी भी अच्छी बातें या विसंगतियां हैं उनको दर्शाता है और वो हमारी समझ को बढ़ाता है। ऐसे ही अंग्रेजी साहित्य भी, सारे साहित्य पढ़िए, कंपेयर करिए, तो उसकी वैल्यू तो कम नहीं होती है, और नए ज़माने में भी उसकी वैल्यू है। हाँ, रूप बदलता रहता है, जो जो तरीका है वो बदलता रहता है। तो अब ई लिटरेचर है या हाइपर टेक्स्ट है, इन सब चीज़ों में, या ब्लॉगिंग है, यहाँ पे आपको के साहित्य के ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है समझने में।
मनुष्य के मन को समझने में भी साहित्य मदद करता है। जैसे उसमें भी तो साइकोलॉजी होती है, उसमें फिलॉसफी होती है। आप अगर विलियम शेक्सपियर पढ़ते हैं, उसका टू बी और नॉट टू बी पढ़ते हैं, या ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज पढ़ते हैं, आपको समझ में आती है बहुत सारी जीवन की चीज़ें। ज्ञान तो है उसमें। सर, आजकल स्टार्टअप तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, तो ऐसे में जॉब्स वर्सेस स्टार्टअप अगर हम देखें तो क्या बेटर है? दोनों की ज़रूरत है, और स्टार्टअप मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है। नौकरी करने से अच्छा ऑफ कोर्स नौकरी देना है ना। ये तो आप मानोगे, आप किसी को रोज़गार देते हो और आप खाली रोज़गार लेते हो, तो दोनों में कौन सा बेहतर है? देने वाला हमेशा, देने वाले का हाथ ऊपर है, लेने वाले का हाथ नीचे है। तो बड़ी अच्छी बात है ये, और होना चाहिए। लेकिन डिफ़िकल्ट होता है, इसमें रिस्क होता है। तो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी जिसके अंदर है वो स्टार्टअप में जाते हैं और बड़ी हिम्मत करते हैं और अच्छे स्टार्टअप बनाते हैं। कितने सारे स्टार्टअप जो छोटे छोटे से शुरू हुए थे यूनिकॉर्न बन जाते हैं, है ना। कितना बड़े लेवल पर चले जाते हैं। जोमेटो है, फ्लिपकार्ट है, स्विगी है, और भी दुनिया भर के स्टार्टअप हैं आजकल तो बहुत सारे हैं। ये आपके शार्क टैंक में जो आते हैं लोग, ये पहले नौकरियां करते थे, कई सारे लोग नौकरियां करते थे, बाद में इन्होंने अपने स्टार्टअप बनाए। नायका है, तो ये कितने बड़े बड़े यूनिकॉर्न बन गए और कितने लोगों को रोजगार देते हैं। इससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो मुझे लगता है स्टार्टअप बड़ी अच्छी चीज़ है। और एक और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जो भविष्य है, हम बहुत ही मतलब दुनिया में कभी भी ऐसा समय नहीं था, इतना कॉम्प्लेक्स समय नहीं था जितना आज की दुनिया है। आज की दुनिया को पता है क्या बोलते हैं? आज की दुनिया को बोलते हैं व्यू का वर्ल्ड, VUCA, व्यू का वर्ल्ड। व्यू का वर्ड का मतलब है वॉलेटाइल, V फॉर वॉलेटाइल, U फॉर अनसर्टेन, C फॉर कॉम्प्लेक्स, A फॉर एम्बिगुअस। तो ये वॉलेटाइल है, एम्बिगुअस है, अनसर्टेन है, कॉम्प्लेक्स है। हमें पता नहीं भविष्य कहाँ ले जाएगा हमें। तो इसकी जो अगर आप चाहते हो, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। 1950 में एक रिसर्च हुआ, उसमें उसके हिसाब से 1950 में एक आदमी पर डे 5 माइल चलता था, 2000 में वो 30 माइल पर डे चलता था, और 2024 में अब वो करीब 60 माइल या 90 माइल पर डे चलता है। कितनी तेजी से हम सफ़र करते हैं, है ना। मतलब हमारा यात्रा कितनी ज़्यादा हो गई है। तो इससे पता लग रहा है आदमी कितना तेजी से भाग रहा है। तो ऐसी भागम भाग में एक ही चीज़ है जो हमें बचा सकती है, वो है इनोवेशन, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो इनोवेशन का मतलब है स्टार्टअप। तो इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और इनोवेशन से हम बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। मैं बच्चों को, पेरेंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि तीनों में फ़र्क क्या है, इमेजिनेशन क्या है, क्रिएटिविटी क्या है और इनोवेशन क्या है। देखिए, इमेजिनेशन का मतलब है कि आप अपने दिमाग में किसी चीज़ को याद करके उसकी इमेज को वापस ले आए। तो इसके लिए 3 टर्म हमें समझने बड़ा ज़रूरी है, और जिस पे हमारा फोकस भी है, हमारी सरकार का भी फोकस है। अभी रिसेंटली पूरे देश भर में एंटरप्रेन्योरशिप, डिज़ाइन एंड इनोवेशन बूट कैंप गवर्नमेंट ने करवाए, उसके लिए पैसा दिया। उसमें देश भर के बच्चे अलग अलग विश्वविद्यालयों में आए। GLA विश्वविद्यालय में भी एक बूट कैंप हुआ। तो वो क्यों ज़रूरी है मैं बताता हूँ। तो देखिए, इमेजिनेशन क्या है। इमेजिनेशन में क्या होता है कि आपका ब्रेन जो रियल एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर पुरानी चीज़ों को इमेजिन कर सकता है। जैसे आपसे मैं कहूँ कि आपका पुराना स्कूल याद करो, पुराने दोस्त याद करो, हाथी को सोचो, आप सोच सकते हो। इसको हम बोलते हैं, ये इमेजिनेटिव नहीं है, ये इसको बोलते हैं इमेजिनल। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप पोलर बियर को हरे रंग का पोलर बियर कपड़े पहने हुए गाना गाते हुए सोचो, तो आप ये भी कर सकते हो। पोलर बियर करोगे, सफ़ेद पोलर बियर आएगा, उसको हरा रंग सोचोगे, कल्पना करोगे, और फिर उसको कपड़े पहनाओगे और उसको गाना गाते हुए भी सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। ये हुआ इमेजिनेटिव, है ना। वो इमेजिनल जो रियल एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये क्या है, इमेजिनेटिव ये एग्जैक्टली मेमोरी से नहीं आया, इसमें आपके ब्रेन में कंपोजिशन भी हुई, है ना, ब्रेन ने कुछ बनाया भी। तो जो इमेजिनेशन है, आप कभी कभी ये जो इमेजिनेटिव चीज होती है आपको रियल लगने लगती है। जैसे आपको भूत का खतरा लगा, भूत लग गया, भूत होता तो नहीं है, लेकिन आपने कल्पना करी, आपको लगा ये रियल है, तो ये इमेजिनरी हो गया।
तो जो इमेजिनेशन शब्द है, कल्पना, उसमें 3 शब्द आए, इमेजिनल, इमेजिनेटिव और इमेजिनरी। ये जो इमेजिनेशन है ये बेसिस है क्रिएटिविटी का। देखिए, इमेजिनेशन में आप बिस्तर में बैठे हो, इमेजिनेशन के ख्वाब में कुछ भी सोचते रहो, तो कल्पना की दुनिया में खोए हो, लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं हुआ, दुनिया को कुछ मिला नहीं, आपके सोचने से दुनिया को कुछ नहीं मिला। तो क्रिएटिविटी में ये अंतर है। तो क्रिएटिविटी का बेस है इमेजिनेशन, आप पहले सोचते हो और फिर सोच के उस सोच के आधार पर अप्लाई करते हो, तो क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी अप्लाइड इमेजिनेशन है। कोई व्यक्ति एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में क्रिएटिव नहीं हो सकता। आप किसी ना किसी काम में क्रिएटिव होगे, आप संगीत में क्रिएटिव हो, आप आर्ट्स में क्रिएटिव हो, आप मैथमेटिक्स में क्रिएटिव हो, तो यू आर क्रिएटिव इन समथिंग। और इनोवेशन क्या होता है? जब आप अपने किसी आइडिया को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हो, तो वो आपका इनोवेशन होता है। तो इनोवेशन अप्लाइड क्रिएटिविटी है, जो आपने क्रिएट किया उसको आइडिया में। जैसे मैंने आपको अभी एक गीत सुनाया था बिट्टन को जब, तो इमेजिनेशन कर रहा हूं मैं, मान लीजिए ख्वाब में सोच रहा हूँ मेरी बेटी शैतानी कर रही है, ऐसा ऐसा कर रही है, और मैंने उसको कविता बना दिया। तो जो इमेजिन कर रहा था उसको मैंने क्रिएटिविटी में कन्वर्ट करके पोएम बना दी। अब मैं एक पोएम का एक ऐप बना दूं और उसमें बहुत सारी पोएम्स बना दूं, तो वो एक इनोवेशन हो गया जिसको बच्चे सुन सकते हैं। तो इनोवेशन हमेशा नॉर्मली या तो किसी पुरानी चीज में एक नया डेवलपमेंट एडिशन करते हैं या कोई बिल्कुल नई चीज बनाते हैं, वो सामान्यतः दुनिया के लिए लाभकारी होती है। तो इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और इनोवेशन से आप बहुत सारी जो समस्याएं हैं आने वाली, नए तरीके से सोच करके उनको दूर कर सकते हैं। तो इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सर, एक प्रॉब्लम और डिस्कस करना चाहूंगी। आज के टाइम में कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के लिए। लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, कुछ हजार सेलेक्ट होते हैं। तो ऐसे में जो हजारों या लाखों सेलेक्ट नहीं होते, कई बार तो और मेहनत करके वो और बेहतर कर जाते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। कई ऐसा हम देखते हैं, आज कोटा में अच्छे खासे कोचिंग सेंटर बने हुए हैं, लेकिन बहुत बच्चे वहाँ की खबरें आती है, आए दिन सुसाइड कर लेते हैं प्रेशर के चलते। तो उस सब से आज के जो युवा पीढ़ी है हमारी, कैसे बचे और कैसे निकले? हाँ, ये मुश्किल सवाल है। देखिए, इसमें बहुत सारे लोगों का, सोशल प्रेशर का और बहुत सारी परिस्थितियों का योगदान होता है। एक तो ये कि बच्चे को आपने मेंटली कितना स्ट्रांग बनाया है ना, और उसको आपने फेलियर को एक्सेप्ट करने लायक बनाया है कि नहीं बनाया है, और ये कि फेलियर से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है। आइंस्टीन ने कहा है ना, फेलियर आर द पिलर ऑफ द सक्सेस। बल्कि एक माइकल जॉर्डन का बड़ा सुंदर कोटेशन है, वो कहता है कि मैंने ज़िंदगी में पूरे 9000 गोल किए, 300 गोल मैंने मिस किए, 26 बार ऐसा हुआ कि लोगों की अपेक्षा थी कि मैं मैच विनिंग गोल कर दूंगा और मैं नहीं कर पाया और मैच हार गए। मैं फेल हुआ, बार बार फेल हुआ, बार बार फेल हुआ, और इस तरीके से मैं सक्सेसफुल हुआ। माइकल जॉर्डन का आप नाम जानते हो, दुनिया का बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर है। तो हम फेल होने के बाद सक्सेसफुल होते हैं। तो एक तो हमें बच्चों को ये बताना है कि फेल होना कोई टैबू नहीं है। दूसरा, आप अगर आईआईटी क्वालिफाई नहीं कर पाए तो ऐसा थोड़ी, देश इतना बड़ा है और हमारे पास उतने संसाधन या उतने संस्थान नहीं है जिसमें सारे होशियार बच्चों को एडमिशन मिल सके। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चा आईआईटी में नहीं कर पाया वो योग्य नहीं है। अगर आप देखें तो सुंदर पिचाई, आई थिंक वो आईआईटी ग्रेजुएट नहीं है, वो मणिपाल के ग्रेजुएट हैं शायद, जहाँ तक, या कोई एक सीईओ है जो मणिपाल के ग्रेजुएट हैं। तो आप दूसरे इंस्टीट्यूशन से भी जाते हैं। हमारे विश्वविद्यालय के, जीएलए विश्वविद्यालय के कितने बच्चे, 7-8 हज़ार बच्चे विदेशों में काम करते हैं, कितने बच्चे आईएएस हो गए, कितने बच्चे आईईएस हो गए, कितने बच्चे सेना में चले गए, कमांडेंट हो गए, टीसीएस, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, इन सारी कंपनीज में वो आईटी के बच्चों के साथ में काम करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि केवल टॉप के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन होने से ही तो आपको वो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन से नहीं गुजरना है। इसमें माँ बाप आपका योगदान करें। जब बच्चा प्रेशर, ऑफ कोर्स ये जो हाई एक्सपेक्टेशन माँ बाप की होती है, ये बच्चे को डिप्रेशन में डालती है। तो आपको बच्चे की मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर होना चाहिए। और बच्चे को भी, अब देखिए बच्चा तो बच्चा है ना,
उसके पास माँ बाप का प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, आपने इस तरीके से उसको बार बार कहा है कि देखो फलाने के बेटे की ये रैंक आई है, फलाने के बेटा के नीट में ये रैंक आई है, ये एक आपके न चाहते हुए एक अनड्यू प्रेशर आपके बच्चे के मन में डालते हैं। तो ऐसी बातों से बच्चों को दूर रखें और बच्चों के साथ समय बिताएं और उनको बताएं कि तुम केवल अपने मन से प्रयास करो, सफलता असफलता के बारे में बिल्कुल मत सोचो। तो आपका देखिए, मैं एक आपको छोटी सी कहानी के साथ इसके सवाल का जवाब दूं। एक बुद्ध मॉनेस्ट्री थी, बुद्ध का मठ जो होता है, बौद्ध मठ होता है, उसमें बहुत सारे नए सन्यासी, नव सन्यासी आते हैं। तो एक सन्यासी के मन में बड़े सारे सवाल उठते हैं, वो चाहता है कि मैं मास्टर से सवाल पूछ लूं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता है। तो एक दिन वो खाना खा के बर्तन धोने जा रहा है, उसने देखा कि उसके मास्टर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। उसे लगा कि आज मास्टर खाली बैठे हैं, इनसे सवाल पूछ लेता हूँ। तो बड़ा डरता डरता मास्टर के पास जाता है और बड़ा हिम्मत करके पूछता है, मास्टर कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? गुरुजी एक सवाल पूछ लूँ आपसे? तो गुरुजी बड़े प्यार से कहते हैं, हाँ हाँ पूछो, क्या बात है? तो बड़ी गंभीरता से कहते हैं, मास्टर व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है? अब मास्टर उसको पूछते हैं कि खाना खा लिया, हैव यू टेकन योर लंच? कहते हैं जी खा लिया। गो एंड वॉश योर बॉल्स, जाओ और जाकर बर्तन धो। अब बेचारा घबरा जाता है, जाके बर्तन धो रहा है। बर्तन धोते धोते उसके मन में ख्याल आ रहा है कि मास्टर ने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया। सोचने लगा कि शायद मैं अभी इतना नया हूं और इतने कठिन सवाल का जवाब मुझे समझ में ना आए, इसलिए हो सकता है मास्टर ने जवाब नहीं दिया। फिर सोचता है कि हो सकता है मास्टर को जल्दी वो दूसरा सेशन शुरू होने वाला है, वो कुछ सोच रहे हो, तैयारी कर रहे हो, इसलिए जवाब नहीं दिया। फिर एक बार उसके मन में आता है कि क्या पता मास्टर को ही सवाल का जवाब ना पता, इतना कठिन सवाल है। फिर सोचता है नहीं, मास्टर तो इंटेलिजेंट है, चेहरे पे तेज है, जो भी पूछो जवाब देते हैं, समझ में आता है, ज्ञानी है। फिर सोचता है कि क्या मास्टर ने सवाल का जवाब तो नहीं दे दिया। और बर्तन धोते धोते उसको ये समझ में आता है कि मास्टर ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। क्या जवाब दे दिया? जवाब ये दे दिया कि जिस समय जिस काम को करना चाहिए वो करना ही जीवन है। तो पढ़ते समय पढ़ो, खेलते समय खेलो, है ना, जो खाते समय खाओ, पानी पियो तो पानी का आनंद लो, जिस समय जो काम करना है उसका आनंद। स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। देखिए, आप अगर प्रेजेंट में जीना जान जाते हैं ना, तो प्रेजेंट आपके पास्ट और फ्यूचर दोनों की केयर कर लेता है। जैसे मान लीजिए आप अब तक मेहनत नहीं करते थे, आपने सोचा आज मैं मेहनत करूंगा, आज इसी समय से मेहनत करना शुरू किया, तो कल जब आप सोचेंगे आज के बारे में, यानी बीत गया वो, तो आप कहेंगे मेहनत वाला दिन था। तो धीरे धीरे जब आप रोज मेहनत कर रहे हैं तो नया पास्ट बना रहे हैं। भविष्य धीरे धीरे करके प्रेजेंट मोमेंट में आ रहा है। तो आप क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में हार्ड वर्क कर रहे हैं, सिंसियर हैं, ऑनेस्ट हैं, तो आप फ्यूचर की भी टेक केयर कर ले रहे हैं। हमारे यूथ के साथ ये दिक्कत है कि वो या तो भूत के बारे में चिंता करता है, भूत के बारे में पछताता है, या भविष्य के बारे में चिंता करता है। तो ना तो भूत के बारे में पछताना है, ना भविष्य के बारे में चिंता करनी है। अपने वर्तमान को साधो, सब कुछ सध जाएगा। तो आप वर्तमान में जिए और जो आपका कर्तव्य है, जैसे आप विद्यार्थी हैं तो पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, खेलिए भी, पढ़िए भी, एक बैलेंस बना के रखिए और लाइफ को एंजॉय करिए। जीवन एक ही बार मिलता है। वो एक फिल्म है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो उसको हर पल को जिए, फिर कल हो ना हो। कल हो ना हो। बहुत अच्छा सेशन रहा सर आज आपके साथ, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना सारा टाइम दिया और इतनी अच्छी और इतनी सारी बातें बताई। बहुत इंस्पायर हुई हूं मैं आपसे बताया। देखिए, सबके अनुभव अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि मैंने जितनी बातें बताई उसको आप एक नियम बांध कर देख ले। हर एक के जीवन के अलग अलग अनुभव होते हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, तो इसको लिटरली ना लें। मैंने जो भी बातें कही हैं उसमें जो आपको सार की बात लगती है, मेरा पेरेंट्स और बच्चों से ये अनुरोध है कि इसमें जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी के हिसाब से ठीक है या ये करने से अच्छा रहेगा, उसको ही लें। हर चीज हर एक के लिए फिट नहीं होती। हर एक के जीवन के अनुभव, हर एक की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। उनमें आपको अलग अलग तरीके के स्टेप लेने पड़ते हैं। ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, कोई चीज भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी है। कोई भी जो जवाब है वो हमेशा एक सबका उत्तर नहीं होता है, सबके लिए एक नहीं होता है। सब देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। उस हिसाब से आप इसको सोचें। ये मेरे अपने जीवन के अनुभव थे,
उनसे मैंने बताया, तो आपके पास अपना कुछ ज्ञान है, अपने अनुभव है, कुछ मेरा अनुभव आपके पास है, इन दोनों को मिला के आपके अपने जीवन को थोड़ा और सुंदर बना सकते हैं। मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो बस ऐसे ही करिए कि थोड़ा आपके पास है, थोड़ा मैंने दिया, इन दोनों को मिलाकर अगर ज़िंदगी में कुछ और खूबसूरती बढ़ सकती है, तो मैं समझूँगा कि मेरा बोलना सफल हुआ। बहुत थैंक यू सही वेरी कहा मच। आपने। बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू, सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू। अपने इतने कीमती समय में से आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नहीं, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू। इसी तरह के अच्छे पॉडकास्ट के लिए आप भी जुड़े रहिए यूनिक समय पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।